अवध का इतिहास बहुत पुराना है। वह शून्य से शुरू होकर उत्कर्ष तक पहुंचता है। अवध है क्या? कौन से जिले वहां पर हैं? कौन से इलाके वहां पर हैं? किसने बसाया था? लखनऊ से अवध का ताल्लुक क्या है? आखिर लखनऊ कब बना? क्या लखनऊ का भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण के साथ कोई संबंध है? नवाब और कबाब के साथ लखनऊ कैसे जुड़ा? लखनऊ पहले बसा था या पहले फैजाबाद? फैजाबाद अयोध्या कैसे बन गया? और फैजाबाद, अयोध्या, अवध और लखनऊ का जनजीवन, खान पान, तहजीब, इतिहास, विरासत और संस्कृति क्या है? नहीं जानते हैं तो मैं बताता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक का बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और आज मैं जिस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं उसका नाम है लखनऊ, नवाबी बादशाही काल और 1857 की क्रांति की गाथा। राम गोपाल सिंह वर्मा इसके लेखक हैं। यह इतिहास पुस्तक है जो समाज विज्ञान के दृष्टिकोण से अवध के जनजीवन को देखने की कोशिश करती है, अवध के इतिहास को देखने की कोशिश करती है और यह बताती है कि किस तरह से अवध एक समृद्ध विरासत का हिस्सा रहा है जो इतिहास के एक बड़े कालखंड को अपने अंदर समेटे हुए। इस कालखंड में न केवल अवध के नवाब आते हैं बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी भी आती है और 1857 की क्रांति तो आती ही आती है। यह पुस्तक एक तरह से समूचे अवध के इतिहास को समेटने की कोशिश करती है और यह बताती है कि दरअसल अवध जिस रूप में बना है उस रूप में बनने में उसको बहुत समय लगा है। लेकिन अवध से अधिक ध्यान जो है रचनाकार का लखनऊ के नवाबी बादशाही काल की गाथा पर है। उनका कहना यह है कि अवध की राजधानी बने लखनऊ के उद्भव और विकास की कहानी में आपको सब कुछ दिखाई पड़ेगा, यानी वह फैजाबाद भी दिखाई पड़ेगा, उस कालखंड की गाथा भी दिखाई पड़ेगी। इसीलिए उन्होंने इस पुस्तक को दो खंडों में विभाजित किया। पहला जो खंड है वह लखनऊ का जो नवाबी बादशाही काल है उस पर आधारित है, जिसमें इतिहास में नवाबी शासन की क्या भूमिका रही, लखनऊ की खासकर शेख ज़ादे क्या थे, एक उसकी बात की है। मैं बताऊंगा, अभी कुछ छोटे मोटे अंश आपको इस पुस्तक से कुछ हिस्सों के बारे में कहूँगा। वहाँ के जो नवाबों की एक लंबी फहरिस्त है जिसमें सआदत खान बुरहान उल मुल्क हैं, सफदरजंग हैं, शुजाउद्दौला है, आसफुद्दौला है, वजीर अली हैं, सआदत अली द्वितीय हैं, नवाब रिफ्त उद्दौला हैं, नसीरुद्दीन हैदर हैं, बादशाह नसीरुद्दौला मोहम्मद अली शाह हैं, वाजिद अली शाह हैं। इसके बाद खंड 2 में जो है लखनऊ में 1857 की क्रांति की जो गाथा है कि किस तरह से वहाँ विद्रोह हुआ था, क्रांति हुई थी जिसको अंग्रेजों ने म्यूटनी कहा था। लखनऊ का तब का माहौल क्या था और फिर से म्यूटनी कैसे हुई, लखनऊ में उसकी चिंगारी कैसे फैली, लखनऊ में जो क्रांति हुई उसका जो घटनाक्रम था वो पूरे देश से किस तरह से अलग था, हेनरी लॉरेंस की क्या भूमिका थी, बगावत से पहले का लखनऊ क्या था, किस तरह से पत्र व्यवहार हुआ, लखनऊ की जो औपचारिक घोषणा है वहाँ के संशय के माहौल में उस दौरान कैसे हुई, मलिहाबाद में किस तरह से संघर्ष की शुरुआत हुई, किस तरह से वह विद्रोह पूरे देश में फैलता गया, मेरठ की आग जो है कैसे वहाँ पहुँची और कैंपबेल का अभियान तक, संघर्ष के अंतिम दिन के सिंहावलोकन तक यह बात आती है। दरअसल राजगोपाल सिंह वर्मा जो है, राजगोपाल सिंह वर्मा एक अनूठे इतिहासकार इस रूप में है कि वे पहले भी ऐसी पुस्तकें लिख चुके हैं। 23 से अधिक उनकी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें 19 उनकी मूल पुस्तकें हैं। लखनऊ पर उनकी खास नज़र रही है क्योंकि बेगम समरू का सच
सरधना की जो चर्चित बेगम है, पहली औरत बेगम राना लियाकत अली की जीवनी उन्होंने लिखी है। 1857 का शंखनाद लिख चुके हैं। किंग मेकर्स पुस्तक आ चुकी है। चिन्हट 1857 आ चुकी है। यानी कि मुगल काल पे, वहाँ के बादशाहों पे, जो भारत के राजे रजवाड़े थे, नवाब थे, और जो इतिहास था वह उस पर उनकी एक पैनी दृष्टि रही है। इस पुस्तक में भी वो कई तथ्यों को उठाते हैं और कई रोचक तथ्य सामने आते हैं। जैसे वो जब इस बात का वर्णन करते हैं कि जो लोग पौराणिक आख्यान से ये जोड़ते हैं और वो बताते हैं कि भगवान रामचंद्र के छोटे भाई लक्ष्मण ने लखनऊ को बसाया था, तो उनका कहना है कि दरअसल उन्हें ये जानना चाहिए कि जो अवध का जो समूचा इतिहास है वह इतने सहज सरल ढंग से नहीं रखा जा सकता। दरअसल हमें यह भी जानना होगा कि जब हम भगवान राम से उनको जोड़ते हैं तो क्या हम ये जानते हैं कि श्री राम जो रघुकुल के वंशज थे, राम के 121 पूर्वजों और वंशजों का वर्णन लखनऊ से मिलता है। लखनऊ के संग्रहालय में अभी भी वो चंद्रवंशी परिवार की वह दास्तान है। तो वो कहते हैं कि जब हम धार्मिक घटनाओं को लेते हैं तो क्या हमको ये पता है कि उनका आखिरी राजा क्या था। उनका कहना है कि जो वहाँ राजकीय चिन्ह प्रदर्शित है वो राम जी का युग का है, ऐसा कहते हैं। लेकिन हमको ये जानना चाहिए कि चंद्रवंशी परिवार में जो आखिरी राजा थे उनकी स्थिति ये थी कि वह जिस तरह से अपनी काम वासना के चलते जर्जर हो चुके थे कि अपना पैर निकालकर जनता को दर्शन देते थे, वह भी कभी कभी। इसी तरह से उनका कहना है कि जो शेखजादे थे वह जो है तलवार टांग कर रखते थे और उनका कहना था कि इस इलाके से इस तरफ से कोई गुजरे तो वह गर्दन झुका कर गुजरे। एक बड़ा युद्ध उस शेखजादे के चलते, वो मेहराब से जो तलवार लटक रही थी 1722 में, वो उस शेखजादों की उस तुनक के चलते, उस हनक के चलते वह युद्ध हुआ था। इसी तरह से वहाँ के जो नवाब थे उनकी रईसी के किस्से पूरी दुनिया में व्याप्त थे। ईस्ट इंडिया जब कंपनी जब आई तो उसकी नज़र बहुत पहले से ही वहाँ के लखनऊ के नवाबों पर थी। उसकी वजह ये थी कि उनकी जो रईसी का आलम था वह पूरे देश से अलग था। उनकी जो रस्म रवायत थी, उनकी जो संस्कृति थी, उनका जो खान पान था, उनकी तड़क भड़क थी, यहाँ तक कि वे अपनी रखैलों तक को बड़ी बड़े महल बनवा कर दे देते थे। नाचने गाने वालियों को भी बड़े बड़े महलों में रखते थे। एक और भी बड़ा किस्सा, जब वो यह पुस्तक दरअसल इसी तरह के रोचक दास्तानों से भरी हुई है, जिसमें युद्ध भी है, इतिहास भी है, संस्कृति भी है, वंशावली भी है, और जो षड्यंत्र चलते रहे हैं पूरे राजे रजवाड़ों के कालखंड में, नवाबी काल में, उनकी भी है। विरासत, समाज, संस्कृति, लोक और जनता वह तो सामने आती ही है। लेकिन एक घटना जैसे मैं आपको बताऊं, या इस घटना का उल्लेख मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप यह समझ सकें कि किस तरह से इतिहास को भी रोचक बनाया है राजगोपाल सिंह वर्मा ने। उनको इस बात के लिए बधाई दी जानी चाहिए। बादशाह हमजद अली शाह, जो नवाब वाजिद अली शाह के पिता थे, उनकी एक घटना है कि जिस तरह का उनका हर नवाब जो है, स्त्रियां उसके हरम में होती ही होती थी, उसके तमाम संबंध होते थे, और जैसा मैंने बताया कि अलग अलग कालखंड में अलग अलग तरह से वे अपने जिनसे उनके संबंध होते थे उनको रखते थे। आखिरी समय में बादशाह जो है बीमार हुआ और उनको बहुत बीमारी हुई, और पूरे देश में, मतलब अवध प्रांत में, इस बात की चर्चा फैलने लगी कि राजा बीमार हैं, अमजद अली शाह बीमार हैं। अमजद अली शाह वाजिद अली शाह को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वाजिद अली शाह उनके बेटे थे, लेकिन उनकी अय्याशियाँ जो है जग जाहिर थी। वो पूरे समय जो है रास, रंग और नृत्य और अय्याशी और शायरी में डूबे रहते थे। जब ये बहुत बीमार हुए तो इन्होंने ये घोषणा की गई कि अगर जो है जो भी राजा को ठीक कर देगा, बादशाह को ठीक कर देगा, उसे जो है बहुत शानदार इनाम दिया जाएगा। एक हकीम आया और उसने कहा कि जो है
लोग आते थे तमाम उपचार करने, वैद्य, हकीम, ताबीज़ गंडे वाले सभी आते थे। एक दिन एक आया और उसने कहा मैं 3 दिन में ठीक कर दूँगा। उसके बाद वो एक ऐसा मलहम लगा के चला गया जिससे नवाब की हालत और भी बिगड़ने लगी और वो झोला छाप था, उसको ढूँढवाया गया, मिला नहीं और इस तरह के तमाम किस्से जो है होने लगे। अब एक दिन क्या हुआ कि बादशाह अमजद अली शाह जो है उन्होंने ये घोषणा की कि हम जो है अंतिम सांसें जब वो ले रहे थे उन्होंने कहा कि पूरे महल को सजाया जाए, मैं आज दरबार लगाऊंगा। बड़ी बुरी स्थिति में वो दरबार में पहुंचे, लेकिन उस दिन किसी भी तरह से उन्होंने अपना पूरा बादशाही परिधान धारण किया। उनकी पत्नी भी, बेगम भी उन्होंने बुलाया, उनको साथ में बैठाया और बेगम के कान में उन्होंने कुछ बातें कही। दोनों एक दूसरे को देखने लगे और उसके बाद बादशाह रोने लगे। बहुत रोते रहे और बेगम भी रोने लगी और वो अवध में, लखनऊ के उस महल में पहली ऐसी घटना थी जब दोनों पूरा राज दरबार ही, शाही दरबार ही रोने लगा। उसमें कोई ऐसा आदमी नहीं था जो सुबकता न हो। और उस बेगम का नाम था, खास बेगम जो है मल्लिका किश्वर आरा बेगम के कंधों पर उन्होंने अपना सिर टिका दिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं अब सोना चाहता हूँ और आप जाओ, अपना ख्याल रखो, हम नींद ले लें, इंशाअल्लाह फिर बातें होंगी। उसके बाद वो सोए और फिर उनको सफ़ेद चादर से ढका गया और उनका देहांत हो गया। वाजिद अली शाह इन्हीं के बेटे थे। कहते हैं कई कुछ आरोप ये लगते हैं कि वाजिद अली शाह उनकी मौत के पीछे थे। कुछ लोग कहते हैं कि ये बेगम साहिबा के चेहरे पर वह दुख क्यों नहीं हुआ। आखिर बादशाह ने, दोनों ने, पति पत्नी ने एक दूसरे के कान में क्या बात की, ये बाहर के किसी को नहीं पता है। लोग ये मानते हैं कि अगर वाजिद अली शाह लखनऊ की कुर्सी पर, अवध की कुर्सी पर नहीं बैठते तो शायद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से कुछ दिन तक अवध और भी बच गया होता। उसी दौरान का एक किस्सा और भी है कि जब बादशाह अमजद अली शाह की मौत नज़दीक थी तो एक लड़का उनसे मिलने आया और बादशाह को खबर भेजी गई तो उन्होंने कहा कि साहिब आलम को अंदर भेज दो। मल्लिका किश्वर, बेगम किश्वर वहाँ बैठी थी और उनको ये समझ में नहीं आया कि वाजिद अली शाह नहीं है तो ये साहिब आलम कौन है। वह लड़का आया, छोटा सा लड़का था और बादशाह ने पटरानी का हाथ पकड़ा और उस लड़के का हाथ उनके हाथ में दे दिया। बेगम किश्वर ने पूछा कि बेटा तुम्हारी माँ क्या करती है। मासूम बच्चे ने ये जवाब दिया कि जब से बादशाह हुजूर बीमार पड़े हैं तब से माँ केवल रोया करती है। बेगम की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि वो समझ गई कि ये बच्चा इनकी किसी दूसरी प्रेमिका का बच्चा होगा। उन्होंने कहा कि बेटा मैं नहीं जानती कि तुम्हारी माँ कौन है, पर कोई भी हूँ, आज के बाद तुम्हारी देखभाल की जिम्मेदारी हमारी हुई। इस तरह की अनगिनत घटनाओं से यह पुस्तक भरी पड़ी है। अंग्रेजी मेमो का, उस विद्रोह के दौरान भारतीय जनता का क्या हाल था, कैंटोनमेंट क्षेत्र में जो रेजिडेंट थे उनका क्या हाल था, अंग्रेजी परिवारों पर क्या गुजर रही थी, भारत की 1857 की क्रांति की जनता पर क्या गुजर रही थी, सड़कें किस तरह से अटी पड़ी थी, बाजार किस तरह से था। दरअसल लखनऊ के इतिहास को जानने के लिए, अवध प्रांत के इतिहास को जानने के लिए यह एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। राजगोपाल सिंह वर्मा और इस पुस्तक के प्रकाशन के लिए सेतु प्रकाशन को बहुत बहुत बधाई दी जानी चाहिए। इस पुस्तक का मूल्य 625 रुपये है और पृष्ठ संख्या है 478। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं उसके बारे में अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराते रहें। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ मैं आपके पास हर दिन पहुंचूं ताकि आप उस पुस्तक का चुनाव कर सकें जिन्हें आप पढ़ना चाहते हैं। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी कृति के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।